हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पिछले पार्ट में हमने देख लिया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 24 तक। आज हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा देखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि दिया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। देखते हैं वन बाय वन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, किसी भी इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम जो कि उसके मोरल बिलीफ्स है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने रीजन को चूज कर सकता है। राइट टू प्रोफेशन, मतलब कि कोई भी इंसान अपने राइट्स, वर्शिप, फेथ, बिलीफ को डिक्लेयर कर सकता है कि ओपनली, मतलब कि वो ओपनली फ्रीली उसकी खुद की पर्सनल विल से वो अपना रीजन डिक्लेयर कर सकता है। राइट टू प्रोपोगेशन, मतलब कोई भी इंसान या इंस्टीट्यूशन अपने बिलीफ्स को, वर्शिप को स्प्रेड कर सकता है सोसाइटी के अंदर, मतलब कि पब्लिक साइज कर सकता है वो। राइट टू प्रैक्टिस, कोई भी इंसान अपने इंडिविजुअल फेथ, बिलीफ को परफॉर्म कर सकता है। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या आता है, एवरी पर्सन हैज राइट टू एंटरटेन एनी रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि हर इंसान को अपना रिलीजियस बिलीफ चुनने का पूरा अधिकार है। वो अपनी मर्जी से किस रीजन में उसको जाना है वो खुद वो चूज कर सकता है। प्रैक्टिस, मतलब देख ही लिया है हमने, प्रैक्टिस रिचुअल्स एंड वर्शिप, मतलब वो अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकता है। उनके रिचुअल्स जो सोसाइटी चलते आ रहे हैं उनके रीजन में वो फॉलो कर सकता है और वर्शिप भी कर सकता है। प्रोपोगेट हिज रीजन बिलीफ फ्रीली, मतलब कि वो उसको स्प्रेड भी कर सकता है सोसाइटी के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको फोर्सफुल कन्वर्जन करवा दी जाए, मतलब कि धर्म परिवर्तन उसका फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन वो खुद अपनी मर्जी से कर सकता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब अब देखते हैं रिलीजियस अफेयर्स के बारे में क्या बताया गया है। एवरी रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सारे रिलीजियस ग्रुप और जो इंडिविजुअल है उनको ये राइट दिया गया है कि वो एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन? रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं और भी नए नए बना सकते हैं। उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको ओन, मतलब उनके नाम पर, खुद के नाम पर वो उनको बना सकते हैं और उनको एक्वायर भी कर सकते हैं। बट ये सब एडमिनिस्टर कहाँ से होगा? लॉ के अकॉर्डिंगली। लॉ के बाहर से जाकर उनको कुछ भी नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब यहाँ पर फ्रीडम दी गई है कि किसी भी पर्सन को टैक्स पे नहीं करना है। किसका के लिए? प्रमोशन फॉर एनी रिलीजन। बताओ क्यों? क्योंकि इंडिया सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, हमें सभी धर्म के लोगों के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम दी गई है कि यहाँ पे टैक्स उनको पे नहीं करना है। बट फीस लीव करी गवर्नमेंट ने काहे के लिए? सर्विस देती है, अगर वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है फॉर डेली एक्सपेंडिचर, तो वहां पर उनसे फीस ली जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि यहाँ पर प्रोहिबिट करता है कि कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कुछ इंस्टीट्यूशन में नहीं देना है। अब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फुली मेंटेन्ड बाय स्टेट, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट मेंटेन करती है, वहां पर कोई किसी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहां पर प्रोवाइड नहीं करना है, ना ही देना है। और ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज स्टेट ने बताए गए हैं कि यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, तो वहां पर भी आपको नहीं देना है। और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जहां पर स्टेट ने उनको एड दिया है, ग्रांट दिया है, मतलब कि उनको मनी टर्म्स में उनकी हेल्प करी है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है। और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट से बट मेंटेन बाय द रिलीजियस ट्रस्ट और एंडोमेंट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ
माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि माइनॉरिटीज होते क्या है? ऐसे लोगों का जो ग्रुप जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन से उनकी पॉपुलेशन कम है, मतलब कि जो पॉपुलेशन ज़्यादा है वो मेजोरिटी में आएंगे, जिनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी पॉपुलेशन से कम है वो माइनॉरिटी में आएंगे। अब माइनॉरिटीज में आते हैं कौन कौन है बताता हूँ मैं, जैसे कि मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, नेपाली, बांग्लादेशी और कई लोग आते हैं। अब माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट है वो इस आर्टिकल में प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ये क्या बताता है? इट प्रोहिबिट्स स्टेट टू इम्पोज एनी कल्चर ऑन अ कम्युनिटी, मतलब ऐसे ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं उनके ऊपर एक रीजन को थोपना, एक कल्चर के ऊपर थोपना यहाँ पर स्टेट को प्रोहिबिट करता है, क्योंकि उनके भी कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी को और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ऐसा राइट दिया गया है कि टू प्रिजर्व देयर कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, मतलब उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी कल्चर, जो नॉर्म्स जो उनके चले आ रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट और उनकी जो भाषा है उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा यहाँ पे उनको अधिकार दिया है। तो उनके ऊपर हम पर्टिकुलर कल्चर नहीं थोप सकते हैं, तो यहाँ पे उनको स्टेट को प्रोहिबिट करता है। और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, काहे के लिए? क्योंकि वो माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, उन्हें भी एडमिशन दिया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट एंड रिलीजन और माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी में आते हैं तो उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि मेजोरिटी में भी आते हैं उनको भी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वैसा ही माइनॉरिटीज को भी मिलना चाहिए। उनका ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं और जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी पूरा राइट है कि वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और उन्हें मेंटेन भी कर सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे स्टेट को भी ये बताया गया, इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्टेट भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि बाय ग्रांटिंग दी एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मेंटेन बाय द माइनॉरिटीज, मतलब जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज ने बनाए हैं, जो उन्हें मेंटेन करते हैं, उन्हें भी वैसा ही एड मिला जाएगा, वैसे भी उनको स्कीम्स मिल जाएगी, वैसे ही उनको हेल्प मिल जाएगी जैसे कि नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलती है। और गवर्नमेंट टेक करती है, गवर्नमेंट उनको मतलब उनको एस्टेब्लिश करने और उनको मेंटेन करने का जो राइट है, जो उनको मेंटेन करने का जो राइट है, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि मेंटेन्ड बाय दी माइनॉरिटीज ग्रुप्स, तो उन्हें भी फुल कंपल्शन पे किया जाएगा, मतलब कि रिजनेबल जो भी अमाउंट बनेगा उन्हें भी फुल अमाउंट दिया जाएगा, ना कि उनको कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। और ऐसे ग्रुप्स और उनके ऊपर भी, ऐसे ग्रुप्स के ऊपर भी जो जनरल लॉज ऑफ द कंट्री है वो ही अप्लीकेबल होंगे, मतलब कि जो भी नॉर्मल लॉज सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं जो कि कंट्री के रहते हैं उनके ऊपर भी वैसे ही लॉज के ऊपर लागू होंगे। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। इस आर्टिकल में क्या है अब हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वॉलेट होते हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक दिए हैं, उन केस पर हम फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो हम राइट टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास ये राइट है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं फॉर देयर इन्फोर्समेंट। मतलब जो राइट हमारा अधिकार जो हमसे छीने जा रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, उनका इन्फोर्समेंट, उनको परफॉर्मेंस करवाने के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट चले तो गए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर दी गई है कि वो क्या क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ऑर्डर्स इशू कर सकती है और रिट्स इशू कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये पावर रिट्स तो इशू कर देगी। अब रिट्स होता क्या है? रिट्स 5 टाइप्स की रिट्स होती है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी एंड को वारंटो। अभी रिट्स का क्या मतलब होता है देखते हैं।
हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी भी इंसान का इनलीगल डिटेंशन होता है बाय द पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर अथॉरिटी, अगर उसको इनलीगली डिटेन करती है उस पर्सन को, तो उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनलीगल डिटेंशन। अभी कोर्ट उस अथॉरिटी को बुलाएगी जिसने अरेस्ट उसको इनलीगली करा है, और अगर ये कोर्ट में ये प्रूफ भी हो जाता है कि उसने अगर इनलीगल किया है तो उसको पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा, उस अथॉरिटी को रिलीज करना पड़ेगा और उससे डिटेंशन फ्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेट है हमारी मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। इसमें जुडिशियल जो बॉडीज रहती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज रहती है, उनको कुछ ड्यूटीज हमेशा परफॉर्म करनी रहती है, कुछ ड्यूटीज बनती है, वो उनकी ऐसा लाइबिलिटी उन्हें उस ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो नहीं परफॉर्म करते हैं तो इस रेट के थ्रू उनको वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज वो कोर्ट करवा सकती है। तो इस रेट के थ्रू जो भी पब्लिक ऑफिसर है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो भी जुडिशियल बॉडी है, अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करती है तो इस रेट के थ्रू हम उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमारा 32 में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट डिट है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसका मतलब कि रोकना। इसमें कमांड्स इनएक्टिविटी, मतलब कि जो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को लोअर कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स चलती है उसे रोक सकती है। अब क्यों रोक सकती है? क्योंकि जो उनकी जो जुरिडिक्शन है वो उसके बियॉन्ड जुरिडिक्शन वो आके काम करते हैं, तो उस रेट को वो उस प्रोसीडिंग्स में, मतलब इस रेट के थ्रू उस प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं और उनके ये ऑर्डर सकते हैं कि आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, और वो केस वो ट्रांसफर करके जिसके जुरिडिक्शन में आता है वहां पर वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रेट है सर्शोररी। इस रेट में जो हायर कोर्ट रहती है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर सकती है। क्वैश मतलब कि वो रद्द कर सकती है और ट्रांसफर भी कर सकती है, मतलब ट्रांसफर कर सकती है अगर वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है तो। अब इसमें किस बेसिस पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करेगी, किस बेसिस पे उस केस को ट्रांसफर करेगी? अगर वो एरर ऑफ लॉ करते हैं, मतलब कि लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो जजमेंट दिया है, जो डिग्री पास करी है, जो वो की लॉ के अगेंस्ट में जाके करी है, मतलब कि लॉ के अनफेवर करी है, लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल रहा था, उन्होंने कुछ और निकाल लिया, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एरर ऑफ लॉ या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर उनके जुरिस्डिक्शन में वो आता ही नहीं था जो कि केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया है, तो सर्शोररी रीट के थ्रू उस ऑर्डर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिस कोर्ट में उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा। और फिर जब एक्सेस ऑफ दी जुरिस्डिक्शन जाके कुछ काम करती है तो भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। को वारंटो, अभी लास्ट डिट है हमारी। को वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी लीगलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, मतलब किस अथॉरिटी के थ्रू आप उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। जो भी पब्लिक ऑफिसर रहते हैं उनकी कुछ पोस्ट रहती है, अब वो किस अथॉरिटी के थ्रू वो पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर लीगलिटी ऑफ दी पोजीशन ऑफ दी ऑफिसर की बात की जा रही है। यहाँ पे जो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को, उसकी लीगलिटी को चेक किया जा रहा है कि वो लीगल वे में वो ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं या फिर इलीगल वे में ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो को वारंटी के थ्रू बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग एट द ऑफिस एज ऑन अ लीगल बेसिस। Article 33 Power of Parliament to modify the application of fundamental right upon armed forces and police officer। अभी पार्लियामेंट के इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स का जो एप्लीकेशन होगा किसी भी आर्म फोर्सेस के ऊपर या फिर किसी भी आर्मी ऑफिसर के ऊपर या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर, उसको वो मॉडिफाई कर सकती है कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का इनके ऊपर एप्लीकेशन होगा। क्योंकि नॉर्मल पर्सन ये नहीं है, नॉर्मल पर्सन के ऊपर अलग से एप्लीकेशन होता है वो फंडामेंटल राइट्स का, और इन आर्म फोर्सेस और पुलिस ऑफिसर के ऊपर अलग से एप्लीकेशन होता है। ये सारी पावर किसके पास दी गई है? पार्लियामेंट के पास। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो आर्म फोर्सेस और पुलिस ऑफिसर जो हैं इनके ऊपर अलग से एक्ट बनाए गए हैं। आर्मी एक्ट 1950 से सारे आर्म फोर्सेस गवर्न होती है और पुलिस के लिए भी अलग से एक्ट बनाए गए हैं, तो ये उनके ऊपर ही अप्लाई होंगे और उसके ऊपर ही गवर्न करते हैं।
तो ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि वो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, मतलब कि वो ड्यूटीज को अपनी डिस्चार्ज कर सके, और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब सुख शांति और पीस जो कंट्री के लिए वो जरूरी होता है उसको मेंटेन करने के लिए और उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा लॉ बनाया गया है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर रहते हैं उनको भाई जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर वो जब ड्यूटी पे होते हैं अपनी आर्मी ऑफिसर, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 34 व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, तो जब भी मार्शल लॉ, अब सवाल ये आता है कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ मतलब कि किसी भी एरिया पर या किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आर्मी का कंट्रोल आ जाता है, मतलब वहां पर आर्मी ही हेड हो जाती है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाता है और आर्मी ही वहां पे रूल करने रखती है, तो मार्शल लॉ उसी को कहते हैं। और जब भी किसी कंट्री या किसी भी एरिया या किसी भी स्टेट में मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक, उनका रेस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, मतलब उनकी सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करते हुए फंडामेंटल राइट्स का जो राइट्स, सारे राइट्स दिए गए हैं उनको एंजॉय करने का राइट पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड स्टॉप्स वायलेंस, मतलब कि जो पब्लिक ऑर्डर बना रहे कंट्री में उस जगह पर जहां पे मार्शल लॉ लगा है, और जो वायलेंस हो रहा है उसको और रोकने के लिए, ताकि कंट्री को पीस की सिचुएशन में ले जा सके। अब ये करते हुए मार्शल लॉ के अंदर कोई भी आर्मी ऑफिसर या कोई भी हेड ऑफ दी हेड जो भी होगा, वो अगर कोई सा भी लॉ बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट का ये पावर दी गई है कि वो इनवैलिडेट कर देगा। ऐसा वो जुडिशियल रिव्यू, एज जुडिशियल रिव्यू उसे ये पावर दी गई है कि वो उस लॉ को इनवैलिडेट कर देगा जो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में बनाया जाएगा। आर्टिकल 35 पावर टू गिव इफेक्ट अपॉन द फंडामेंटल राइट्स is only given to the parliament not by the state legislature। इसका मतलब कि जो पार्लियामेंट को यही पावर दी गई है, पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ लॉज बना सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कुछ हटा सकती है। बस कोई भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो वॉयलेट नहीं हो, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स, उसको ध्यान में रखते हुए वॉलेट नहीं हो। और इस सारी जो पावर दी गई है कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में, वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही दी गई है। और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ लॉ बनाना या कुछ इंटरफेयर करना फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस आर्टिकल नंबर 35 में। थैंक यू, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए लॉ के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।